मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक खास विषय की जिसे लेकर विवाद भी चल रहा है। आपको याद है कि पिछले काफी दिनों से एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खाली था। जो पिछले अध्यक्ष थे उनकी जगह कोई नहीं आया था, लेकिन अब नियुक्तियां हो चुकी हैं। 18 दिसंबर को उसकी बैठक हुई। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद थे, राज्यसभा के उपसभापति मौजूद थे, तमाम बड़े-बड़े लोग होते हैं और उन्होंने नियुक्तियां कर दी। लेकिन इन नियुक्तियों के बाद इसमें दो और व्यक्ति भी थे। एक तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इस समिति में थे। 18 तारीख को बैठक हुई। बैठक में जो भी निर्णय हुआ उसके बाद कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्तियां हुई हैं, इस जो प्रक्रिया थी वो पूर्व निर्धारित थी। आपसी सहमति और परामर्श इसमें नजरअंदाज किया गया और इसमें प्रतिनिधित्व की विविधता को एक तरह से नकारा गया। मैं आपको यह भी बता दूं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि जस्टिस नरीमन, जस्टिस जोसेफ, मुरलीधर और कुरैशी जी का भी नाम दिया गया। कुछ वो चाहते थे कि एक ईसाई समुदाय का हो, एक पारसी समुदाय का हो, एक मुस्लिम समुदाय का हो, विविधता की बात वो कर रहे थे। लेकिन नियुक्तियां हो गई और नियुक्ति के बाद आरोप भी लग गए। हम देश के सामने ये बात लाना चाहते थे कि आरोप लगे हैं तो क्यों लगे हैं। तो आपको बता दूंगा कि 3 नियुक्तियां हुई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस राम सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया गया, रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी को सदस्य बनाया गया और प्रियंक कानूनगो, जो कि पहले एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे, उन्हें भी राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया। इस वक्त प्रियंक कानूनगो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे। कानूनगो साहब, हमने बता दिया कि आप लोगों की नियुक्ति हुई और नियुक्ति पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि साहब पूर्व निर्धारित था और ये जो नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां ठीक नहीं हुई। ऐसा क्यों? देखिए, विविधता ना होने की बात हम्म। अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। क्या भारत जैसे देश में एक संवैधानिक संस्था में एक हिंदू व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए तो विविधता का उल्लंघन है? हिंदुओं को भी तो प्रतिनिधित्व मिलेगा ना। हम्म। दूसरी बात, जो व्यक्तिगत तकलीफ उनको हो सकती है, जैसा आपने दर्शकों को बताया अभी कि मैं पहले राष्ट्रीय बाल आयोग में अध्यक्ष के नाते काम करता था। जी। उस समय एक घटना हुई थी। जो कांग्रेस के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी ने एक रेप विक्टिम बच्चे की आइडेंटिटी सार्वजनिक कर दी थी। हम्म। शिकायत हम तक आई थी, हमने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसमें उनके ऊपर एक पोक्सो का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम्म। तो उनके पर्सनल बायस हो सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने कानून का पालन कराने की अपनी अथॉरिटी का उपयोग किया और बिना इस भय के किया हम्म। कि किसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। हम्म। उनको ऐसा लगता होगा, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है गलत हो, उनको ऐसा लगता होगा कि वो कानून से ऊपर है। देखिए, जब हम किसी संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर रहे होते हैं तो सबको एक बराबरी पे लाना हमारा दायित्व हो जाता है। कोई कानून से ऊपर नहीं है। हम्म। उनका ये ईगो, उनका जो भ्रम का ईगो है वो टूटा जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो हो सकता है उनको इस बात की तकलीफ हो। तो दूसरा, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, मैं एपॉलिटिकल व्यूज अपने रखता हूँ और हमेशा से रखता आया हूँ। अपने एपॉलिटिकल व्यूज के नाते ही मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, मानव अधिकारों के उल्लंघन का ब्लैटेंट एग्जाम्पल। उसी समय पर भोपाल गैस कांड, जो दुनिया की सबसे खतरनाक त्रासदियों में से एक है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई। आप मध्य प्रदेश के हैं, आप जानते हैं, मैं भोपाल का हूं, मैं जानता हूं। उनको न्याय तब मिल पाता जब एंडरसन को सजा हो पाती। एंडरसन को हवाई जहाज में बैठा के विदेश भगा दिया गया। हम्म। मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है?
जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, 30 साल में अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला जिस पार्टी ने। क्या उनको मानवाधिकारों की चिंता है? देश भर में नक्सलियों के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग, जिनके साथ गलबहियां करते हैं, वो विक्टिम्स, वो परिवार जो नक्सली हिंसा में अपनी जान खो देते हैं, उनके प्रति जिनके मन में सहानुभूति नहीं है, कम से कम एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है। आपने जो जिन बातों को गिनाया, राहुल गांधी की मंशा शायद वही है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपने उनकी बात तो की नहीं। देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, देश में अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन भी हो रहा है, जिसकी बात वो बार बार करते रहते हैं। क्या उनके मानवाधिकार नहीं? मैं वही तो उनसे पूछता हूँ कि 1984 में जिनके गले में टायर जला के मार दिया गया, और जिनके बारे में उनके पिताजी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो हम्म। धरती हिलती है, उस हिली हुई धरती में करोड़ों करोड़ों आंसू हैं, लाखों लोग अनाथ हुए, बेघर हुए। आप कल्पना करिए ना कि किसी को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पे, दाढ़ी और पगड़ी रखने के आधार पे, कड़ा पहनने के आधार पे पहचान कर गले में टायर डाल के जला दिया गया। ये तो यहूदियों के नरसंहार की तरह है, हॉलोकास्ट की तरह है। आप राहुल गांधी आपके इसी तेवर से तो नहीं डर रहे थे? देखिए, डर हर उस व्यक्ति के दिल में होना चाहिए जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, हम्म। किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, अपने आप को कानून के ऊपर की अथॉरिटी मानता है। हर उस व्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं का डर होना चाहिए। हमारा काम यही है। बतौर मानव अधिकार सदस्य के तौर पर, क्योंकि आप राष्ट्रीय सदस्य भी हो गए हैं, आपका एजेंडा क्या है? आपकी नजर में क्या रहेगा? देश में एक समता मूलक समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देना, अच्छा। एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते हम सबका वही कर्तव्य है, और मैं उसी कर्तव्य की पूर्ति के निमित्त यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। मैं अ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि समता मूलक समाज के निर्माण का जो उद्देश्य हम सब राष्ट्रवासियों का है, 2047 में हमें जो भारत बनाना है, उस भारत में किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार ना हो, सभी को उनका बराबर हक मिले, देश के हर शोषित पीड़ित अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक बराबरी के हक और न्याय की रोशनी पहुंच सके, उसके निमित्त मैं अपना कर्तव्य पालन अगर कर पाऊंगा तो सफल मानूंगा। आपने बतौर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के तौर पर आपने बच्चों की कई सारी जो उनका शोषण हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसकी लड़ाई लड़ी। आपने आपने कई राज्यों में बहुत गंभीरता से काम भी किया। लेकिन आपकी इस पूरी कार्रवाई में एक चीज़ दिखाई दी कि वो कहीं न कहीं मुस्लिम या मदरसे या अल्पसंख्यकों के इर्द-गिर्द कार्रवाई ज़्यादा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर भी अपनी एक फैसला दिया था। आपने कहा था कि आपको निराशा हुई है, क्योंकि बच्चों के हित की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? मुझे उस निर्णय को लेकर के एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। वो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड एक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके कुछ प्रावधान जो है उल्लंघन करते हैं, कुछ प्रावधान उल्लंघन नहीं करते। हुँ। जैसे उन्होंने मान ली, हमारी बात मानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी है, यूजीसी के एक्ट के अनुसार जो स्नातक की डिग्रियां हैं वो केवल एक कॉलेज दे सकता है जो वो मान यूजीसी ली, रिकॉग्नाइज्ड, वो वो उन्होंने मान 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 लिया। ली। दूसरी बात उन्होंने नहीं मानी। हमारा उनसे कहना था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूली शिक्षा केवल वही संस्थान दे सकता है जो स्कूल हो, हुँ। वो मदरसा स्कूल नहीं है। इसलिए बच्चों को स्कूल आना मैंडेटरी करवाइए। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मदरसे में भी पढ़ाई होती है। उन्होंने दूसरी बात बोली, हाँ। उन्होंने बोला कि मदरसों में शिक्षा का अधिकार कानून का पालन हो, हुँ। शिक्षा के अधिकार कानून के एट पार हुँ। पैरिटी आए, इस पर काम होना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को यह तय करना है कि जिन मदरसों को वो ग्रांट देती है, जिन मदरसों को पैसा देते हैं, उन मदरसों में शिक्षा का अधिकार कानून की भावना के अनुरूप काम हो सके,
कम से कम हिंदू बच्चों को सरकार के खर्चे पे जो इस्लामिक तहजीब और तालीम दी जा रही है, उससे तो आज़ादी मिले। तो अब ये उत्तर प्रदेश सरकार के पाले में गेंद है, वो अपना निर्णय लेगी। रही बात जो आपने मुझसे सवाल किया, जी। मैंने आपको जैसे अभी बोला कि अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय की रोशनी पहुंचाना मेरे जीवन का उद्देश्य हुँ। है। वो बच्चे जिनका स्कूली शिक्षा संवैधानिक मूल अधिकार है, अगर धार्मिक आधार पे उनके साथ भेदभाव होगा तो प्रियंका कानून को खड़ा होकर उनके लिए बात करेगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की कार्रवाई आपने की, आपने तमाम लंबा समय व्यतीत किया। क्या आपको लगा ऐसा कि वहाँ पर जो मदरसे हैं, मदरसों में चूँकि आपने जो छापेमारी की, बहुत जगह कार्रवाई की, बड़ी संख्या में भी हिंदू बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर एक एजेंडा ऐसा चल रहा है जहाँ हिंदू बच्चों को पढ़ाकर कन्वर्ट भी किया जा रहा है? उनके दिलो-दिमाग में उन तमाम चीज़ों को डाला जा रहा है? डेफिनेटली देखिए, मदरसा का मतलब ही इस्लामिक तहजीब और तमीज़ सिखाने का एक संस्थान होता है जिसमें धार्मिक शिक्षा शामिल है। हुँ, अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) इस बात को प्रतिबंधित करता है हुँ, कि किसी बच्चे को उसके धर्म के विपरीत किसी धर्म की शिक्षा बिना उसके माँ-बाप की अनुमति के दी जाए। हुँ, इन सरकारी फंडिंग वाले मदरसों में बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था, हमने उसका विरोध किया। हुँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, ये सब सब देश के सामने है बात, बंगाल में भी यही हो रहा है। तो ये सब बातें देश के सामने हैं और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं अपने काम को सफल मानता हूँ कि आज आप जैसे राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। एक पब्लिक डिस्कोर्स खड़ा हुआ है। देश भर में ये बात लोगों की जानकारी तक आई। तो आयोग में यही काम हमारा था, हमने वो सफलतापूर्वक किया। अब चूँकि उस समय आपका कैनवास, आपका दायरा एक सीमित था। अब आपका कैनवास एक बड़ा कैनवास हो गया, आपका दायरा एक बड़ा दायरा हो गया और उस दायरे के तौर पर देखा जाए, तो देश में एक बयार-सी चल रही है। हिंदू-मुस्लिम पर बहस हो रही है, मस्जिद-मंदिर पर बहस हो रही है। संघ प्रमुख ने भी कहा एक संकेत के तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के तौर पर कि भई अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मुस्लिम समुदाय भी ये कह रहा है कि भाई देखिए हमारे भी मानव अधिकार हैं जो वर्शिप एक्ट है 1991 के उसके उसके हिसाब से अब चला जाए, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल दिया जाए। ये भी मानव अधिकार है। मॉब लिंचिंग हो रही है वो भी मानव अधिकार है। तो आपसे जो राहुल गांधी की मंशा है और आपकी जो कार्यप्रणाली, उसको हम कैसे देखें? देखिए, मेरी कार्यप्रणाली में किसी की अंशा-मंशा का कोई स्थान नहीं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो लिखा है हम्म। उसका अक्षर-अक्षर पालन कराना मेरा संवैधानिक दायित्व है हम्म। और मैं वो पूरा करूँगा। मानव अधिकार आयोग का गठन और जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन है, जिसके तहत और भारत के संविधान के जिन अनुच्छेदों के तहत ये काम करता है, उसमें धार्मिक मामलों के लिए, धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए लिखा हुआ है। उसमें कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ किया है। हम्म। कि हर व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्र हो। तो बलात् किसी को किसी धर्म की शिक्षा ना दी जाए। कॉन्शियसनेस का मतलब पूरी सजगता से आत्मसात करके अगर कोई बोलता है कि ये मेरा धर्म है तो ठीक है। लेकिन चावल की बोरी में तो ना कहलवाइए, इलाज के बदले तो ना कहलवाइए, पढ़ाई के बदले तो ना कहलवाइए। आपका लालच आपका इशारा धर्मांतरण की तरफ है, जो बिल्कुल है। ईसाई मशीनरियां का उस पर भी काम करेंगे। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात करता हूँ कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि में लिखी हुई है, उस व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करवाना हमारा काम है, हम वो करेंगे। आप मानते हैं कि आज भी देश में मानव अधिकारों को लेकर हम बहुत या तो अशिक्षित हैं या बहुत पीछे हैं या लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते, चाहे वो सुदूर आदिवासी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, वहाँ पर लोगों के मानव अधिकार हनन हो रहे हैं। देखिए, हम अगर संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और उनको लोगों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण की बात करें, तो मैं आपको ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपको देश के विकास क्रम को 2 भागों में बाँटना पड़ेगा। हुँ, 2014 के पहले और 2014 के बाद। सरकार का काम ये होता है कि संविधान की इच्छा के अनुरूप कानून बनाए, कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप योजनाएँ बनाए
योजनाओं के माध्यम से लोगों के संवैधानिक अधिकार उन तक पहुंचाए जाएं। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इस योजना पे मैंने काम किया है। मैंने देखा है कि कैसे हम उन लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं जो लोग ट्रेडिशनली किसी काम को करते आए हैं, पर रोजगारोन्मूलक शिक्षा के अभाव में उनका संवैधानिक मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जहां वो जीविका के अवसर नहीं पा पा रहे। हुँ। मेरे पास ऐसे ऐसे ब्लैटेंट एग्जाम्पल्स हैं अपने काम के दौरान के। मेरे पास मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक 23 साल की विधवा औरत आई। उसके पास 1 साल का बच्चा था। उसका संवैधानिक मूल अधिकार है कि उसको जीविका का अवसर प्राप्त हो। उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, वो विधवा हो गई है, उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। इस अंधकारमय भविष्य से उसको आगे निकलना है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है, उसको आजीविका देंगे कि नहीं देंगे? मैंने उसको पूछा कि तुम क्या काम कर सकती हो? हम उसको विधवा पेंशन दे सकते हैं, वो देना चाहिए, उसका हक है। हम उसको बहुत सारी ऐसी स्कीम से जोड़ सकते हैं जिनमें 1000-2000 रुपए महीने की मिल जाए, पर क्या वो जीवन का आधार हो सकता है? जीवन का आधार तो काम से तय होगा ना। जब मैंने उसको पूछा कि तुम क्या काम कर सकती हो, तो उसने बताया कि उसके मायके में उसके पिताजी लॉन्ड्री चलाया करते थे, तो पिता के साथ उसने वो देखा है, वो काम वो कर सकती है। हमने तत्काल उसको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सेंसिटाइज करवाया, बताया, और उसने सहर्ष ये बोला कि हाँ ठीक है, ये काम तो मैं कर सकती हूँ। उसको 15,000 रुपए की किट मिलेगी उसमें, उसको ट्रेनिंग मिलेगी उसमें। एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर देना, तो ये सरकार की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ये किया जा सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ पे पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि अ, एक तो बहुसंख्यक समाज है, हाँ, एक अल्पसंख्यक समाज है, हाँ, जिसका ज़िक्र खरगे जी कर रहे थे, जिसका ज़िक्र राहुल गांधी कर रहे थे कि अगर अगर अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व भी होता हाँ, आयोग में, हाँ, तो कम से कम लोगों को एक एक न्याय मिल सकता और प्रतिनिधित्व की विविधता होती, उनका ये कहना था। लेकिन संभल का उदाहरण भी ले लेते हैं। संभल में जो कुछ हुआ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मानव अधिकार जुड़े हुए हैं। संभल में वहां के लोगों ने कहा कि वहां के प्रशासन ने जो भी किया वो गलत किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यहाँ पर नहीं होता। इससे पहले भी जो यहाँ की शांति समिति है, उसमें इस तरह के मुद्दे आते हैं, लेकिन प्रशासन ने शांति समिति की बैठक नहीं बुलाई, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और सीधे गए और जाके सर्वे कर लिया। तो ये भी तो मानव अधिकार उल्लंघन है ना? आपको इंस्पेक्टर शर्मा की मौत याद है भाटला हाउस जी। में? उसके परिवार के मानव अधिकार। हुँ। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं पुलिस की जातियों का, लेकिन अगर कानून की रक्षा करते हुए, न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कोई प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, वहां पे अनार्किस्ट रवैया अपनाते हुए पत्थर फेंकना और फिर मानवाधिकार की दुहाई देना, यहाँ पे हमको एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। हमको यहाँ पर लोगों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि मानव अधिकारों का मतलब आपको अपने मूल कर्तव्य जो संविधान के अनुच्छेद 51 में निर्दिष्ट है उनका भी पालन करना है। आप कर्तव्यों से विमुख होके मानव अधिकारों का पालन नहीं करवा सकते। भाई हमारा कर्तव्य है ना कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन होंगे। एक बलात्कारी, एक हत्यारा, ये तो वो लोग तो जो है ये बात भी करते हैं कि अफजल गुरु के मानवाधिकार है। वो लोग तो ये बात भी करते हैं कि अजमल कसाब के मानवाधिकार है। तो तम मैं तमाम ऐसी जांच एजेंसियां, तमाम ऐसी जो संस्थाएं जो सरकार से संबंधित हैं, वो ये बार-बार आरोप लगाती हैं कि साहब ये जिस तरह के आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग, ये कहीं न कहीं एक तरह से प्रक्रिया में बाधित है और ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए, मैंने बाल आयोग में जो काम किया है, मैं ये पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि हमने जहाँ तक हो सका, जैसे हम पॉक्सो एक्ट की निगरानी का काम कर रहे थे। जहाँ तक हो सका हमने कोशिश की है कि बच्चों के बलात्कारी को सज़ा मिले। अगर कानून में फांसी का प्रावधान है, तो 150 बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ जाने दीजिए, डर होना चाहिए। अपराधी के दिल में जब तक कानून का डर नहीं बनेगा, तब तक अपराध रुकेगा ये नहीं। बात मानव अधिकार आयोग बोल रहा है? मानवाधिकार आयोग ये बात बोलेगा कि अगर बच्चों की बलात्कार करके उनके साथ
जघन्य हत्या करने वाले लोगों को पॉक्सो कानून भारत का फांसी देने का प्रावधान करता है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे 150 अपराधियों को फांसी पे लटकाइए, जिससे कि डर का वातावरण बने और बच्चों की यौन अपराधों के प्रति सुरक्षा की जा सके। सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि साहब ओटीटी पे या फिर आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें अश्लीलता फैली हुई है। लाखों वेबसाइट अश्लील हैं, पॉर्न वेबसाइट हैं जिसे सरकार रोक ही नहीं पाती और ये बड़ा कारण है। गाँव में बैठा आदमी, रिक्शे पे बैठा आदमी, ऑटो में खाली बैठा हुआ वो यही देख रहा है। जब वो यही देखेगा तो उसकी मानसिकता यही हो जाएगी। तो ये मूल में क्यों नहीं चाहते? देखिए, मूल में जो काम भारत की सरकार ने किया है, दुनिया में कहीं आज तक हुआ ही नहीं। मनु जी, इस बात को नोट करिएगा, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। मैं दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों से इस बारे में बात कर चुका हूँ। टेक्नोलॉजी के मामले में सारी कंपनियाँ जिस मुल्क की हैं, अमेरिका के टॉप ऑफिसेज़ में मेरी इस बात को लेकर के बात हुई। उन सब ने एक बात स्वीकार की कि आपके प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा। जानते हैं क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण में तब काम कर रहा था, तब तक की बात प्लीज़ आपको बताएँ। बताता हूँ, रास्ता वहीं से बनेगा। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया भारत में और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9 में ये कहा गया कि बच्चों के संबंधित डाटा की प्रोसेसिंग उनके पेरेंट्स की लिखित सहमति के बिना, कंसेंट के बिना नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, तो उनके डेटा का प्रोसेसिंग, उनके अकाउंट में किसी का ताक-झाँक, उनके अकाउंट से संबंधित जो भी प्रक्रियाएँ हैं, तब ही संधारित की जा सकेंगी जब उनके माता-पिता की कंसेंट है। देखिए, व्यवस्थाएँ जो हैं, नहीं, परिवार यहाँ सं आपके और मेरे अकाउंट में घुस के लोग पैसे उड़ा ले जा रहे हैं, इसको कौन देखेगा? यही कौन यही मैं पता आपको करेगा बोल क्या? रहा हूँ, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इस सब प्रावधान को सुनिश्चित करने वाला है और पूरी दुनिया में ऐसा सख्त कानून आज तक बना ही नहीं है। मैं आपको दोबारा ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। जी। व्यवस्थाओं का नियंत्रण परिवार, सरकार और बाज़ार, इन 3 में से किसी के पास होता है। सरकार आपके घर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर घुस के निगरानी नहीं कर सकती। हुँ। हमको परिवार को सशक्त करना पड़ेगा, जिससे कि हम वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, चाहे वो ओल्ड एज लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किशोर वय अवस्था में लड़कियाँ और लड़के हों, उनको संरक्षण कर पाएँ। एक 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 बात और मैं बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनेवा में स्थित यूनाइटेड नेशन से जुड़े ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, GANHRI, जिसने इसमें करीब 120 सदस्य हैं। इसमें NHRC की संबद्धता को 2023 में स्थगित कर दिया था और ये दूसरा साल है। और किया क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। किया इसलिए कि NHRC के जो सदस्यों की नियुक्ति हैं, उसमें पारदर्शिता की कमी है और विविधता का अभाव है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोविड का समय आपने हमने सबने देखा, हुँ, क्या कर रहा था यूनाइटेड नेशंस? कहाँ था? जब मानवता शर्मसार हो रही थी, जब लोग मर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस नहीं था, भारत ने वैक्सीन भेजे हैं पूरी दुनिया को। हुँ। प्रधानमंत्री जी अभी अफ्रीकी देशों की यात्रा पे थे। मेरा जो है सीना गर्व से चौड़ा होता है, ये सुनकर कि वो देश हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने वैक्सीन पहुँचाए। कहाँ गया था यूएन तब? ये एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। नेपाल के भूकंप के समय सबसे पहले किसकी मदद पहुँची थी? यूएन के पहले भारत पहुँचा था। आप दुनिया में त्रासदी का नाम लीजिए। टर्की के भूकंप के समय यूनाइटेड नेशंस के पहले भारत की मदद पहुँची है। भारत ने अपने आप को पिछले 10 सालों में संकल्प की शक्ति के दम पर सिद्ध किया है। यूनाइटेड नेशंस की मदद के पहले भारत की मदद पहुँचती है। ये यूनाइटेड नेशंस या तमाम जो एनजीओज़ है, आपसे चूँकि आप मानव अधिकार आयोग देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि तमाम ऐसी विदेशी शक्तियाँ हैं, जो भारत में एनजीओज़ के कारण या एनजीओज़ के क्रियाकलापों से भारत की आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? इसके आरोप लग रहे हैं, इसलिए पूछना चाह ये तो ये करते ही हैं। ये जॉर्ज सोरोस जो है, इसके बारे में हम जब 10 साल पहले, 8 साल पहले बात करते थे,
तो हमारे भी लोग इसको मिथ बोलते थे, नहीं पता था लोगों को। अब पता चल रहा है, इस बारे में बात हो रही है। देखिए, मैंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यकर्ता के रूप में किए काम के दौरान, ऐसे कई सारे मॉडल्स को स्टडी किया है कि कैसे अर्बन नक्सल्स तैयार करने के लिए बाकायदा इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं। ब्यूरोक्रेट की भेष में अर्बन नक्सल्स घुसे हुए होते हैं। आप कल्पना करिए, ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप था कि संसद पे उन्होंने हमला करवाया। वो जो पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उस दिन बलिदान दिया था, उनके अधिकार नहीं थे। उन आरोपियों के केसेस मुफ्त में जिन्होंने लड़े, भारत सरकार वकील देती है, मुफ्त देती है। अजमल कसाब को हमने वकील दिया था, मुफ्त दिया था। उसकी नौबत आने के पहले फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओ से पैसा लेके जो लोग मुफ्त में उनका केस लड़ते हैं, वो भारत में उस रिजीम में प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे साहब। नहीं तो क्या ऐसे मानवाधिकार आयोग ऐसी तमाम संस्थाओं को भी चिन्हित करेगा? देखिए, ये आयोग का काम नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे उन सबकी पहचान होना चाहिए जो देश को डिमीन करने का काम करते हैं। उनको पहचानना, छाँटना और उसके बाद उनको ये समझाना कि भाई अपने आप को आप ठीक करिए। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, देश के खिलाफ काम मत करिए। वो काम मैं करूँगा, पहले भी करता आया हूँ, अब भी करूँगा। प्रियंका कानून को जिस आक्रामक अंदाज में एनसीपीसीआर में काम कर रहे थे, उसी आक्रामक अंदाज में मानव अधिकार आयोग में भी दिखाई देंगे? देखिए, ये जो दौर है, वो आक्रामकता के साथ राष्ट्र को परम वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की संघर्ष का दौर है। तो इसमें तो अगर आपकी धार खत्म हुई, तो देश का नुकसान होगा। और इसी धार के साथ प्रियंका कानून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी आपको काम करते नजर आएंगे और उनकी शुरुआती उपस्थिति आपने देख ही ली। उन्होंने कह दिया है कि बहुत सारे मानवाधिकार एक बड़ा कैनवास है और इस बड़ा कैनवास में वो तमाम उन अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ये चिंता करते हुए कि कौन आरोप लगा रहा है और कौन आरोप नहीं लगा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।